नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में 21 साल बाद राज्य सरकार मुख्यमंत्री सुगम लोक परिवहन सेवा योजना के तहत परिवहन विभाग के जरिए एक नए और आधुनिक सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लागू कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्रामीण नेटवर्क विस्तार, महिला सुरक्षा और प्रदेश के नागरिकों को जल्द से जल्द फील्ड में परिवहन की सुविधा मुहैया कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ये योजना 2 चरणों में चलाई जाएगी, जिसके लिए प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर और रीवा क्षेत्र बनाए जाएंगे। पहले चरण में प्रदेश के कुल 1164 मार्गों पर करीब 5206 बसों का संचालन अगले 2 सालों में किया जाएगा। सभी बसों की मॉनिटरिंग के लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा। सरकार की इस नई पहल से प्रदेश में निजी बस ऑपरेटर्स की मनमानी और किराए पर रोक लगेगी। पहले चरण में इंदौर क्षेत्र के कुल 121 मार्गों को कुल 608 बसें, उज्जैन क्षेत्र के 120 मार्गों में 371 बसें, भोपाल क्षेत्र के 104 मार्गों में 398 बसें, जबलपुर क्षेत्र के 83 मार्गों पर 309 बसें, सागर क्षेत्र के 92 मार्गों में 344 बसें, ग्वालियर क्षेत्र के 65 मार्गों में 298 बसें और रीवा क्षेत्र के 35 मार्ग में 184 बसें चलाई जाएंगी। साथ ही सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रदेश में अलग से मध्य प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा सचिवालय का गठन भी किया जाएगा। योजना को लेकर हुई समीक्षा बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बेहतर लोक परिवहन केवल यात्रा का साधन नहीं, बल्कि प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास की जीवन रेखा है। तो देखिए, 21 सालों बाद ये बात सच है, एक लंबे समय बाद आधुनिक और सेंट्रलाइज्ड जिस तरीके से परिवहन सेवा की बात हो रही है, धरातल पर उतरेगी सुगम लोक परिवहन सेवा योजना। कितना फायदा वाकई लोगों को होगा, जो एक पूरा प्रारूप इसका तैयार किया गया है, 5000 से ज्यादा बसों का जो संचालन किया जाएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, कितनी महत्वपूर्ण होंगी और कैसे इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे सागर कसेरा। सागर जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे ललित सेन। ललित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और बस ऑपरेटर हैं मुकेश सिंह चौहान। मुकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मुकेश जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं मुकेश जी? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मुकेश जी कनेक्ट है हमारे साथ? ठीक है मुकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, शायद मुकेश जी मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, एक बार फिर से उनको कनेक्ट करेंगे। सागर जी जुड़े हमारे साथ। चलिए, ललित जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ। हाँ, ललित जी, एक लंबे समय बाद जिस तरीके से एक कहते हैं कि निजी जो ऑपरेटर्स हैं, बस ऑपरेटर्स, उन लोगों को कहीं ना कहीं उनकी मनमानी को खत्म करने के लिए एक नया आधुनिक सेंट्रलाइज्ड ये सिस्टम लाने की जो तैयारी है, और कहते हैं ना कि शुरुआत ही 5000 बसें ऐसी हैं जो तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं कैसे इस निर्णय को आप देखते हैं? असल में देखें कि शास क्षेत्र बनाकर जो 5000 बसें चलाई जाएंगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक नई सौगात के रूप में यदि दोबारा से देखें तो कैसे कांग्रेस पार्टी इसे देखती है और कितना सफल होगा? देखिए राखी जी, सबसे पहले तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की कोई योजना ला रहे हैं तो मैं इसको स्वागत करता हूँ। मैं राजनीतिक दल का हूँ कांग्रेस पार्टी का, मगर मध्य प्रदेश की जनता के लिए अगर परिवहन की व्यवस्था करते हैं तो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। मगर मेरा इसमें मगर लगता है कि मगर ये है कि क्या कारण है कि पूरे भारत में हर स्टेट में हर सरकार का एक अपना खुद का राज्य परिवहन होता है अपनी जनता के लिए, और ये एकमात्र ऐसा प्रदेश है मध्य प्रदेश जिसमें कि उस स्टेट के बस स्टैंड तो हैं, आईएसबीटी तो हैं, मगर उसका खुद का निजी सरकार का निजी कोई साधन नहीं है जिससे कि जनता अपना निजी स्वयं का समझे। क्योंकि शासकीय जो संपत्ति होती है, जनता उसको अपना अधिकार समझती है और उसकी मतलब उसको लगता है कि ये मेरा, जिससे कि हमारा स्टूडेंट, हमारी माता बहनें, हमारी बच्चियां जो स्कूल जाती है उनको कंसेशन पास मिलता है। ऐसा मध्य प्रदेश में कोई मैकेनिज्म नहीं है। मध्य प्रदेश में कोई भी परिवहन की व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से। लगभग 2006 से बाबूलाल गौर साहब के टाइम में मुख्यमंत्री थे, तब परिवहन विभाग को खत्म किया गया। तो क्या कारण? हर शहर में 150 एकड़ जमीन परिवहन की पड़ी हुई है बस स्टैंड, बस अड्डे के नाम पर, जिसको प्राइवेट लोग यूज कर रहे हैं। इनके मंत्री और विधायक, जैसे कि अभी आपने उज्जैन में देखा होगा, विधायक की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। इसे कब्जा हो रहा है, मगर कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश की आम जनता के लिए कोई संसाधन, कोई परिवहन की व्यवस्था ये सरकार नहीं दे पाई। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप योजना का तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल है कि कैसे ये हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। मुकेश जी कनेक्ट है हमारे साथ? मुकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं?
बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। मुकेश जी, एक बस ऑपरेटर होने के नाते कैसे इस योजना को आप देखते हैं, कितनी सफल होगी? क्या वाकई जो निजी बस ऑपरेटर्स हैं उनकी मनमानी का खात्मा होगा? देखिए, जब मध्य प्रदेश में रोडवेज चलती थी, रोडवेज की बदतर हालत आपने देखी थी। उसके बाद जब निजी बस ऑपरेटर्स ने ये काम संभाला तो आज बढ़िया एसी बसें चल रही हैं, समय से यात्रा हो रही है और अच्छी से अच्छी बसें देने का प्रयास हम लोगों ने किया है। और अगर सरकार अभी इस प्रकार से बीच में बसें चालू करेगी तो हम लोगों ने जो बसें फाइनेंस करा रखी हैं और हम लोग जो परमिट लेके चल रहे हैं और अनेक लोग हमारे साथ रोजगार से जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में हम। अब सरकार चाहती है बड़ी कंपनियों को टाइप देना, तो ये बड़े लोगों के हाथ में जाने वाला काम हो जाएगा, छोटे लोग फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, अभी तो जिस तरीके से बोल रहे हैं कि सुगम लोक सेवा परिवहन सेवा योजना है और 21 साल बाद इसे ला रहे हैं, पूरा प्रारूप इसका तैयार हो चुका है, तो ये बात सच है। यदि आप लोगों को कहीं कोई परेशानी होगी या कोई सवाल है तो इसके लिए बात करेंगे और आपको लगता है इसका कोई दूसरा विकल्प होगा? क्योंकि देखिए, सुविधाएं लोगों के लिए है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात है, तो इसमें कैसे भेदभाव कैसे हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, हमने सुविधाएं तो दी हैं, आप इसका मूल्यांकन करिए ना। जब रोडवेज चलती थी मध्य प्रदेश में 2003-4 में, जब पोजीशन थी 6 तक चली, उसके बाद जब हमने ये बसें प्राइवेट ऑपरेशन चालू की तो कितनी अच्छी बसें चलने लगी रोड पर। आप देखिए, लग्जरी डीलक्स गाड़ियां हैं, पुशबैक सीटें, एयर कंडीशनर गाड़ियां हैं और अधिक मात्रा में गाड़ियां चल रही है। मतलब यात्रियों को 10 से 15 मिनट से अधिक इंतजार नहीं करना पड़ रहा किसी भी स्टेशन पे। पहले 1-1 घंटे के गैप से गाड़ियां चलती थी। तो मतलब सुविधा तो हम बहुत अच्छी दे रहे हैं और नई से नई बसें ला रहे हैं। हम लोगों में आपस में इतना कंपटीशन है कि जो अच्छी से अच्छी बस चलाता है उसमें पैसेंजर ज्यादा बैठता है। तो हम लोग अधिक से अधिक सुविधा दे रहे हैं। सरकार को इसी पे मॉनिटरिंग करना चाहिए और छोटे छोटे ऑपरेटरों को ध्यान दिलाना चाहिए। उन्हीं पे अच्छे से अच्छा और क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी बड़ी कंपनी को लाके मध्य प्रदेश के अंदर थोप देना, क्योंकि हम छोटे छोटे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बड़ी मात्रा में हमने लोगों को रोजगार दिया है। अच्छा, एक बात और भी है। मान लीजिए 5000 बसें चलाने का प्रारूप है, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि इधर से बेरोजगारी हो जाएगी यदि वहां से इन चीजों का संचालन शुरू होता है, लेकिन यदि वहां से संचालन शुरू होगा तो वहां भी तो वो किसी को रोजगार देंगे। तो ये एक वाकई बड़ा सवाल है कि एक तरफ काम होगा, दूसरी तरफ मुसीबत हो जाएगी। देखिए, आप लोग क्योंकि उस चीज को फेस करते हैं, धरातल पर उस चीज को लेकर काम कर रहे हैं, तो बेहतर आपका मत होगा। मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूं कि फिर आगे अगला स्टेप आपका क्या होगा, क्योंकि ये तो सारी चीजें प्रोसेस में आ चुकी हैं, सब कुछ चालू हो चुका है। तो क्या इसके लिए मुख्यमंत्री जी से या इसके लिए कुछ सोचा है आप लोगों ने कि आगे क्या करेंगे? नहीं, हमारी बड़े लेवल पर बातचीत हो रही है अभी दिन भर से, कल से ही हम पूरी तरह हड़ताल पर जाएंगे। और पहले भी मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपना जो गजट नोटिफिकेशन उसको कैंसिल करेंगे और आपके बीच में ही अच्छी बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए जो सुझाव और सुधार हो सकता है उसका प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसा ना करके उन्होंने कल यह निर्णय लिया है कि बसें चालू कर रहे हैं। अगर वो चालू कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए ना कि हम लोगों ने एक बस 55 से 60 लाख रुपए की नॉर्मल बन रही है वॉल्वो को छोड़ के, तो वो बस की फाइनेंस किस्तें कैसे चुकेंगी? और जो आप कह रही हैं कि उधर से लोग उसमें रोजगार में लग जाएंगे, तो लेकिन आय तो केवल 1-2 बड़ी कंपनियों पे जाएगी। अभी तो हम अनेक लोगों पे टुकड़ों टुकड़ों में आय जा रही है, तो अनेक परिवार पल रहे हैं। फिर तो एक व्यक्ति के पास बड़ी मात्रा में आय का साधन खड़ा हो जाएगा, हम लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे, हम बस ऑपरेटर भी और हमारे सारे कर्मचारी भी। ठीक है, आपका मत भी जायज है, ठीक है। इसको लेकर पूरा मुझे लगता है बात करने की जरूरत होगी। खैर ठीक है, ललित जी 1 सेकंड कुछ कहना चाह रहे थे, वापस आऊंगी। सागर जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सागर जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ जी। सागर जी, देखिए, कांग्रेस ने अभी इस योजना की सराहना की है। उन्होंने कहा ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, पब्लिक के लिए जो कुछ भी योजना होती है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन सवाल उन्होंने इसके इम्प्लीमेंटेशन पर उठाया कि कैसे ये चीजें होंगी। क्योंकि रोडवेज की जो बस चलती हैं या दूसरे स्टेट का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि सब लोगों की अपनी एक बस सेवा होती है सरकार की, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी कोई चीजें नहीं है। दूसरी चीज, अभी जो मुकेश जी बात कर रहे थे, जो बस ऑपरेटर हैं, उनका ये कहना है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोगों ने बहुत अच्छी सुविधा लेने की कोशिश की है और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं बेरोजगार होंगे। तो इसका क्या विकल्प हो सकता है अब? जी, सबसे पहले तो राखी जी देखिए, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और प्रदेश के हर नागरिक को बड़े हृदय करके इसका स्वागत करना ही चाहिए। कांग्रेस ने भी किया है तो मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन हर राजनीति का प्रत्यक्ष रूप से स्वागत और पीठ पीछे उसमें कुछ नुस्ख और खामियां निकालना ये उनकी आदत रही है। हालांकि मैं इस पर नहीं चाहता, लेकिन जो दूसरी चिंता हमारे सामने व्यक्त की, मैं उस पर भी बात करना चाहता हूँ। सवाल आया आपकी समक्ष ही कि सरकार अब बसें चलाएगी तो निजी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा
कि जब सरकार इस प्रकार का प्रयास कर रही है तो आपको समझना होगा निजी क्षेत्र को हटाने नहीं है, पूरे ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम को संगठित और मजबूत करने जा रहे हैं। आप देखिए ना, 5,000 बसें, इसका सीधा सीधा मतलब है 5,000 नौकरियां मात्र नहीं, हजारों हजार अवसर। जब एक बस चलती है तो सिर्फ ड्राइवर नहीं लगता, कंडक्टर, मैकेनिक, फिटनेस सेंटर, टायर, डीजल सर्विसिंग, डिजिटल टिकटिंग, स्थानीय स्टाफ, सबकी ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो सोचिए कितना बेहतर प्रकार से कितने ही रोजगार सृजन के अवसर पैदा, यानी एक बस के पीछे पूरा रोजगार का तंत्र चलता ही है। 5,000 बसें मतलब हजारों प्रत्यक्ष और लाखों अप्रत्यक्ष रोजगार जो हम सबके सामने दिखाई देंगे। अभी दूसरा विकल्प है, सरकार निजी ऑपरेटरों को खत्म नहीं कर रही, हम उन्हें व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात को ध्यान से हम समझें। पहले क्या होता था? अनियमित किराया, ओवरलोडिंग, परमिटों का विवाद और असुरक्षित बसें। अभी सरकार ने किया है पीपीपी मॉडल के माध्यम से रूट आधारित इंटीग्रेशन होगा, डिजिटल परमिशन तय करनी होगी और सुरक्षा मानकों के आधार पर ये सारी चीजें होंगी। यानी किसी भी प्रकार से निजी क्षेत्र को बाहर नहीं बल्कि उन्हें सिस्टम के अंदर लाया जा रहा है, जो मुझे लगता है अपने आप में ही स्वागत योग्य कदम। अभी तीसरा बताना चाहता हूं, सार्वजनिक परिवहन अगर बढ़ेगा तो निजी सेक्टर भी बढ़ेगा। यह अर्थशास्त्र का बेसिक सिद्धांत है। व्हेन कनेक्टिविटी इंक्रीजेस, मोबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। मोबिलिटी बढ़ती है तो इकोनॉमी बढ़ती है, और जब इकोनॉमी बढ़ती है तो प्राइवेट डिमांड भी बढ़ती है राखी जी, और इसका सीधा सा फर्क पड़ता है कि जहां जहां बसें जाएंगी वहां बाजार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, यात्रा की मांग बढ़ेगी, और इससे निजी ऑपरेटरों को भी इनडायरेक्ट लाभ ही होना है। अभी कांग्रेस की अगर हम बात कर लें तो उनके मॉडल में सिर्फ अव्यवस्था ही अव्यवस्था है। कांग्रेस चाहती क्या है? न सरकार काम करे, न सिस्टम सुधरे, और न अव्यवस्था की को हम भंग करके सुशासन की ओर बढ़े। लेकिन भाजपा बहुत स्पष्ट रूप से प्रयास कर रही है सुरक्षित परिवहन, पारदर्शी परमिट व्यवस्था और डिजिटल व्यवस्था को ला करके रोजगार और सुविधा दोनों ही मिले, ऐसा हमारा प्रयास है राखी जी। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। ललित जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। जी जी राखी जी, सबसे पहले तो मैं सागर जी को ये बता दूं। हाँ सागर जी, बस एक सेकंड ललित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड। जी ललित राज परिवहन सागर जी ये बताएं कि राज परिवहन कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप पे बात नहीं कर रहा हूँ, पहले भी आप नहीं जुड़े उसके पहले भी मैंने बात की थी कि राज परिवहन हर राज्य का होना चाहिए निजी। ये मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसका खुद का परिवहन विभाग नहीं है। 21 साल से किसके राज में राज परिवहन बंद हुआ, आप बताएंगे मुझे? कांग्रेस तो चला रही थी, कैसे भी चला रही थी, मगर कांग्रेस के राज में चल रहा था, तो किसने बंद करा और क्यों बंद करा? इसकी जमीनें जो पूरे प्रदेश के हर जिले स्तर पर बस स्टैंड के नाम से अलर्ट थी, वो कहाँ और किसके लिए है? आप देखिए मध्य प्रदेश में आपका जो प्रदेश का कार्यालय है वो भी राज परिवहन की जगह पर ही बना हुआ, अभी अस्थायी भले ही है मगर आप खुद वहां पर काबिज है, राज परिवहन का ही कार्यालय है, वो भी जमीन भी राज परिवहन के नाम पर है। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से अगर प्राइवेटाइजेशन करते हैं, जैसे मुकेश जी की शंका है, राज परिवहन जब प्राइवेट व्यक्ति उसमें लाभ कमा लेता तो सरकार लाभ क्यों नहीं कमा पाती है? भाई सरकार को भी लाभ कमाना चाहिए, सरकार के पास तो खुद के संसाधन होते हैं, टैक्स नहीं देना पड़ता, टोल नहीं देना पड़ता, मगर प्राइवेट इन सब चीजों को फेस करते हुए भी इनकम कमा लेते हैं। हमारे जैसे प्राइवेट जितने भी बसें चल रही हैं, आप कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ प्राइवेट लोगों को जोड़ना चाहते हैं और कुछ प्राइवेट लोगों को लाभ देना चाहते हैं। मुझे ये जवाब देता हूं। पहले तो कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि जब नया परिवहन तंत्र बनाया जा रहा है तो आप उसके समर्थन में हैं या सिर्फ दिखावटी समर्थन में। दूसरा, आपने जो प्रश्न उठाया उसका जवाब सुन लीजिए। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जो मध्य प्रदेश की सरकार को विरासत में दिया था, उसका काला ठीकरा भाजपा के सुशासन की सरकार लंबे समय तक ढोती रही और अब हम उसे ही सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। आप ही के प्रदेश अध्यक्ष उमंग सिंघार जी ने दिग्विजय जी को माफिया कह के संबोधित किया। उन्होंने हर क्षेत्र में अपने माफिया राज का अनुपालन करते हुए प्रदेश को जो दंश दिया वो दंश हमने भुगता है। आज आपको समझना पड़ेगा, मोहन सरकार समस्या छिपा नहीं रही, उसे सुधार रही है। मैं तो कहता हूं एक समय ऐसा आया जब परिवहन व्यवस्था कमजोर हुई, सरकारी ऑपरेशन सीमित हुए और निजी ऑपरेटर पर निर्भरता हमारी बढ़ी। लेकिन यह सवाल है, क्या सरकार पुरानी विफलताओं को ढोती ही रहे? क्या नई व्यवस्था नहीं बनाई जाए?
तो मोहन सरकार दूसरा रास्ता चुन रही है और पुरानी व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास कर रही है। अब आपने जो हमको विरासत दी, मैं बताता, पुरानी बसें, प्रबंधन बिखरा हुआ, टेक्नोलॉजी का कोई सिस्टम नहीं था, आर्थिक मॉडल पूरी तरह से कमजोर लचर हो चुका था और नीति में कोई निरंतरता नहीं थी। आज मध्य प्रदेश की सरकार इन सबको बेहतर करने का प्रयास कर रही है, तो अब कांग्रेस को इससे भी दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर कहना चाहूंगा कि दिक्कत सुशासन के मॉडल से नहीं है, लेकिन जब ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम नवीन बन जाएगा, प्रदेश की जनता को नया लाभ पहुंचने लगेगा, इस लाभ से कांग्रेस को कहीं आने वाली जो हानि दिख रही है उसका दर्द ललित जी के मुखारबिंद से दिखाई देता है। राखी, ठीक है, एक सेकंड मुकेश जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, अभी भाई साहब ने कहा कि हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और नया इकोसिस्टम, तो नई तकनीकी से तो आज भी हमारी बसों में भी ऑनलाइन टिकट हो रहे हैं। ऑनलाइन टिकट की बात हो रही थी, आज कोई भी हमारी बस में ऑनलाइन टिकट कर सकता है। आज भी नई तकनीकी से हम लोग चल रहे हैं। BS6 गाड़ियां हमारी नई तकनीकी की, AC डीलक्स गाड़ी हमारी वो नहीं है जो पहले थी, जो पुशबैक सीट नहीं हुआ करती थी, बड़ा लोहे का सीट हुआ करता था, वो नहीं है। बहुत बढ़िया मखमली सीट है। मतलब हमने जितना अच्छा देने का प्रयास किया है उतना मुझे उम्मीद नहीं है सरकार दे पाएगी। एक अभी सूत्र सेवा बस का प्रयोग किया था 4-5 साल पहले, वो भी पूरी व्यवस्था फेल हो गई। सूत्र सेवा में भी कुछ PM साहब के यहाँ से बजट आया था, उसमें कई जिलों में कुछ बसें चालू हुई थी, वो बजट भी बराबर लीपापोती करके बराबर कर दिया। ऐसी कोई नई स्कीम आ रही होगी जिसमें कोई लाभ बड़े बड़े लोगों को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा होगा, हम छोटे ऑपरेटरों को दबाने का प्रयास किया जा रहा होगा। हम भी तो मध्य प्रदेश के ही लोग हैं, सरकार किसके हित में चाहती है? जनता के हित। हम भी तो जनता ही है, हम भी तो जन अंग है, मध्य प्रदेश के ही अंग है। हम भी तो, हमारे बच्चे भी तो मध्य प्रदेश के ही हैं। हम अनेकों लोग पल रहे हैं। अब आप लोग बड़े लोगों को देना चाहते हो, हमको बेरोजगार न करना चाहते हो, सीधा मूल उद्देश्य है। अब आपने कहा कि हम आपको ठीक कर रहे हैं, हमको ठीक क्या करेंगे? हम तो व्यवस्था ठीक चल ही रहे हैं। सरकार ने परमिट दिया है, कमिश्नर अप्रूव्ड करते हैं परमिट को, प्रकाशन होता है, वही परमिट का प्रक्रिया है, उससे लेके हम चल रहे हैं बराबर, नियमित चल रहे हैं, व्यवस्थित चल रहे हैं। और क्षमता जितनी सीटें उतनी भर के चल रही है। आपके RTO लगातार चेक करते ही हैं, जगह जगह 20 किलोमीटर थाने हैं। अब इसमें और क्या सुधार की गुंजाइश है, तो वो हमारे लिए पत्र प्रकाशन हो जाए। गुंजाइश में सुधार जितना अच्छा हम कर सकते हैं निजी ऑपरेटर्स, उतना सरकार मुझे नहीं लगती कर सकती, क्योंकि सूत्र सेवा योजना पहले फेल हो चुकी है। और ये भी हमें कह रहे हैं कि अंदर करेंगे, अंदर नहीं, बाहर करने का प्रयास धीरे धीरे बेरोजगार करने का एक बड़ा सफेद पोष प्रयास है। मुझे लगता है बहुत स्पष्ट रूप से यदि जो भी एक जैसे बस ऑपरेटर का आप पक्ष रख रहे हैं मुकेश जी, मुझे लगता है इस पूरे विषय पर बैठ करके बात हो सकती है, क्योंकि सबके हित हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ही यदि सोचा जा रहा है तो आप लोग भी काम कर रहे हैं, सरकार भी पहल लेकर जो आ रही है योजना है तो पब्लिक की सुविधा के लिए। मुझे लगता है किसी का नुकसान ना हो और इसका एक विकल्प निकल आए तो बेहतर होगा। हाँ, सागर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए। जी राखी जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मुकेश जी की चिंताओं का समाधान भी देना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये बात समझना जरूरी है और इस नैरेटिव का खंडन होना बहुत जरूरी है कि ये जो लड़ाई सरकारी बनाम निजी की नहीं है, हम पब्लिक प्लस प्राइवेट मॉडल लेकर आ रहे हैं। मोहन सरकार का जो मॉडल है वो बहुत क्लियर है, PPP मॉडल है, रूट इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग और निजी भागीदारी के माध्यम से 5000 बसें आई। यानी सरकार खुद हर बस नहीं चलाने जा रही है, बल्कि पूरे सिस्टम को व्यवस्थित और एकीकृत कर रही है। इससे किसी को तकलीफ नहीं होगी मुकेश जी, आपको भी कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी प्रकार की निजी सुविधा का हनन किसी प्रकार से नहीं होगा। लेकिन हमारी व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में ये कदम है। जिस प्रकार से मैंने आपको स्पष्टता से कहा, मैं फिर कहूंगा, कुछ लोगों को लाभ वाला आप जो आरोप लगा रहे हैं, ये मुझे लगता है कहीं किसी राजनीतिक से प्रेरित लगता है। आज जब सरकार 51 फेसलेस सेवाएं लेकर आती है तो ये किसी को लाभ देने की योजना नहीं है। डिजिटल RC और लाइसेंस लाभ देने के लिए नहीं होते, GPS आधारित मॉनिटरिंग लाभ देने के लिए नहीं होंगे, एम्बुलेंस नेटवर्क इंटीग्रेशन लाभ देने के लिए नहीं आता। बहुत पारदर्शी ट्रांसपेरेंट सिस्टम, और इसीलिए ये किसी को फायदा पहुंचाने के लिए यदि है तो सिर्फ प्रदेश की जनता को फायदा पहुंचाने के लिए है, और उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और वो करके रही। ठीक है, चलिए। हाँ, ललित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए। देखिए, मैं बता दूं सागर जी को कि आप लाभ का नहीं कर रहे हैं, मगर यही आपका ही RTO कि सौरभ शर्मा RTO विभाग का एक आरक्षक था और वो किस लेवल तक कहां पहुंचा, कितने कुंडल सोना और कितने करोड़ पैसे मिले, ये भी आपके RTO और आपकी सरकार नहीं करा। आप आरोप और प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं। आपके भोपाल की राजधानी में सिटी बसें चलती थी 1000, साहब सारी की सारी बंद हो गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आप जनता को परिवहन नहीं दे पा रहे हैं। आप पता है आपको कि ऑटो और ये चल रहे हैं, आप भोपाल रहते होंगे मेरे ख्याल से, तो
आप परिवहन नहीं दे पा रहे हैं भोपाल की राजधानी की जनता को। तो कहीं ना कहीं आप लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं। 21 साल से आपको अभी याद आ रही है शिवराज जी की सरकार क्यों नहीं समझ पाई इस बात को? भाई हमने खराब कर दिया था, आप कह रहे हैं। तो शिवराज दिग्विजय सिंह जी ने जो लाइट के लिए बांध बांधे थे, लाइट के प्रोजेक्ट लगाए थे, वो उसके लाभ ले रहे हो। रोड की प्लान लाए थे, वीआईपी रोड बना, उसके प्लान भी तो आप ले रहे हो, ये भी तो कहो। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा लगता है फिलहाल जो योजना है उसका स्वागत है, लेकिन जो चिंता मुझे लग रहा है मुकेश जी की है उसको लेके सागर जी, जो भी इनका यूनियन है या जहां भी ये लोग काम करते हैं, जैसे कि वो कह भी रहे कि उनकी बातचीत चल रही है, एक समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि वो भी लंबे समय से यात्रियों को या पब्लिक को सुविधाएं देते हुए काम कर रहे हैं। अब ये जी 5000 नई बसें होंगी, ये नया प्रारूप होगा, तो उनकी चिंता अपनी जगह पे जायज़ है कि कैसे चीज़ें हो पाएंगी, कैसे इम्प्लीमेंटेशन उनके काम का होगा, सरकार की तरफ से जो चीज़ें कैसे होगा। मुझे लगता है इस पर एक बार बैठ के बात हो जाएगी तो चिंताएं दूर होंगी, क्योंकि किसी का भी रोजगार चला जाए ये तो कोई भी नहीं चाहता। बिल्कुल राखी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मैं विशेष तौर से ललित जी को याद दिलाना चाहूंगा कि आज आपको कांग्रेस के शासन की याद जरूर नहीं होगी जब आपके समय परमिट माफिया, दलाल तंत्र, मैनुअल भ्रष्टाचार, फाइल आधारित सिस्टम सब खुलेआम चलता था। आज जब डिजिटल सिस्टम आया तो आपको पारदर्शिता से समस्या लग रही है। बड़ी गजब आपका थॉट प्रोसेस है। कांग्रेस का मॉडल था सिस्टम खराब है चलने दो। भारतीय जनता पार्टी सिस्टम को दिक्कत को सुधारने का काम कर रही है, लेकिन वहीं आपको उससे भी तकलीफ हो रही है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के में आकंठ डूबी आपकी 15 महीनों की कमलनाथ सरकार, जब आपके प्रवीण कक्कर जी के यहाँ से करोड़ों करोड़ों रुपए निकले, वो दृश्य पूरे देश ने देखा। ललित जी आप देखना भूल गए होंगे, लेकिन आज ये विषय इस सब विषयों का नहीं है। हमें स्वागत करना चाहिए। जब 5000 नई बसें चल रही हैं तो अब पहले क्यों नहीं हुआ का राग ना अलापते हुए आज जब हो रहा है तो उसका सच्चे मन से, सच्चे हृदय से स्वागत करें। मोहन यादव जी ने स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया है कि किसी को इससे तकलीफ नहीं होगी। प्राइवेट जो बसें हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी, बल्कि वो भी चलती रहेंगी और बेहतर हमारा जो ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम है वो और जबरदस्त होगा और डेवलप होगा। और जो चिंता राखी जी ने जताई है, जरूर राखी जी, मैं आपको स्वतः संज्ञान लेके आश्वासन देना चाहूंगा कि इस प्रकार की मुकेश जी की जो चिंताएं हैं उस पर यदि हम एक इकोसिस्टम बना करके कोई जिक्र करके कोई समन्वय करके अगर कोई समाधान निकाल सके तो ऐसा प्रयास मोहन यादव जी की भाजपा सरकार का जरूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए और समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई ये बातें हैं, ये सौगात जैसा है, लोक परिवहन सेवा बहाल होगी, 5000 बसें तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए और लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है, तो इसका स्वागत होना चाहिए। क्योंकि चिंताएं जो बस ऑपरेटर्स हैं, जो पहले से इसका संचालन कर रहे हैं या निजी बस ऑपरेटर्स हैं, उनको ये लगता है कि हम काफ़ी अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, फिर इसकी ज़रूरत क्या थी, और यदि है तो हमारे रोजगार का क्या होगा। तो मुझे लगता है उनकी बातचीत चल रही है और कोई ना कोई एक विकल्प इसका निकाला जाएगा ताकि पब्लिक को बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट भी मिले, दोनों तरह से सुविधाएं जो है वो अच्छी चलती रहें और किसी की कहते हैं ना कि रोजी रोटी पर सवाल ना आए, जैसे कि चिंता उनकी थी। मुझे लगता है एक बढ़िया कोई विकल्प सरकार जरूर निकालेगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।